शादी की पहली रात ना जाने लाइट कैसे चली गई। पति ने अंधेरे में ही मेरे साथ सुहागरात मनाई और सुबह अचानक से गायब हो गया। सुबह सास कमरे में आई और कहने लगी, माफ करना बेटा, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए दक्ष सारी रात मेरे साथ हॉस्पिटल में था। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अगर मेरा पति दक्ष हॉस्पिटल में था तो फिर वह कौन था जिसने पूरी रात मेरे साथ। और जब उस इंसान का चेहरा सामने आया तो मेरा दिल दहल गया, क्योंकि वह तो मेरा रिश्ता बड़ी जल्दबाजी में तय हुआ था। 1 महीने में ही शादी की तारीख भी रख दी गई। मेरे पापा बहुत ही पुराने ख्यालात के आदमी थे, इसलिए किसी ने यह जरूरत ही महसूस नहीं की मुझे लड़के से मिलवाया जाता। लेकिन खैर, अपनी भाभी के मुंह से मैंने लड़के की तारीफें बहुत सुनी थी कि देखने में बड़ा स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान है। लेकिन मेरा दिल भी मचल रहा था कि मैं अपने होने वाले जीवन साथी को एक नज़र देख लूं। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मैं लड़के को एक नज़र देखना चाहती हूँ, तो भाभी ने कानों को हाथ लगा लिए और कहने लगी कि तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, तुम कहो तो उसकी तस्वीर तुम देख सकती हो। मैं तस्वीर पर ही राजी हो गई कि चलो कम से कम एक झलक लड़के को देख तो लूंगी, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाली हो। बिना देखे उसे कैसे अपने पति के रूप में एकदम से स्वीकार कर सकती थी। और जब भाभी ने मुझे दक्ष की तस्वीर दिखाई तो दिल की धड़कनें एकदम से बेकाबू सी हुई थी। ऐसा खूबसूरत नौजवान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अपनी किस्मत पर दिल खुशी से झूम उठा कि भगवान ने कितना हैंडसम पति मुझे दिया है। बस भगवान से दिल ने प्रार्थना की थी, जितना देखने में खूबसूरत है वह दिल का उतना ही अच्छा हो। खूबसूरती में तो किसी से कम मैं भी नहीं थी, और फिर शादी में समय भी बहुत कम था। वह 1 महीने तो बस तेजी से गुजर गए थे। शादी का दिन आया तो बहुत ही आराम से मेरी शादी हो गई थी। शादी में किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं हुई थी। जब मुझे फेरों के लिए मंडप में लाया गया तो मेरी आंखें दक्ष की आंखों से टकराई थी। उसकी आंखों की चमक और खुशी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि दक्ष इस रिश्ते से बहुत खुश है। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर अजीब सी परेशानी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इस सर्दी के मौसम में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। मैंने सोचा शायद शादी के भागम भाग में थक गई होंगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई तो मैंने अपने कमरे का जायजा लिया। मेरा कमरा काफ़ी बड़ा था और इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उस पर फूलों की सजावट ने तो कमरे को और भी चार चांद लगा दिया था। कमरे का माहौल बड़ा ही रोमांटिक था। यकीनन यह कमरे की सजावट दक्ष ने ही की होगी, और यह सजावट उसकी मोहब्बत की सबूत थी। इस रात को मेरे अपने लिए कैसे यादगार बनाना है, यह सोचकर मैं शर्म से लाल हुई थी। रात दक्ष के बारे में सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई। एकदम ही कमरा अंधेरे में डूब चुका था। जनवरी का महीना था, इसलिए गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर्दी अपने जोर पर थी। इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रही थी कि एकदम से लाइट क्यों चली गई। लेकिन इस समय मुझे कमरे में दरवाजे खुलने की आवाज़ आई थी, और खुलने के बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ भी आई थी। मुझे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काला साया सा नजर आया था। मैंने धीरे से कहा, कौन हो? तो आवाज़ आई, मैं दक्ष, आपका पति। यह सुनकर मैं शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। दक्ष मेरे पास आ गया और कहने लगा कि हमारे मोहल्ले की लाइट खराब हो गई है, इसलिए रात भर लाइट नहीं आएगी। यह सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे दक्ष का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। अंधेरे में ना जाने कहाँ रखा हुआ था, वरना मैं अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला देती। दक्ष मेरे पास बैठ गया और मुझे लगा शायद वह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाएगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहने लगा, हमें यह रात अंधेरे में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि कल सुबह ही अब लाइट ठीक होगी। मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मौसम सर्द था, इसलिए कमरा भी काफ़ी ठंडा था। दक्ष ने मेरा हाथ पकड़ा, जो उस वक्त एकदम ठंडा हो रहा था। उसने एक अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। कहने लगा, यह आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। उसके बाद वह मेरी तारीफें करने लगा। उसकी बातों में कोई जादू सा था कि मैं उस जादू में खोने लगी थी। वह मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहा, और धीरे धीरे मेरी ज्वेलरी भी उसने अपने हाथों से उतारी थी और मेरे बहुत करीब आ चुका था। इतना करीब कि उसकी सांसों की सरसराहट अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी, और फिर हमारे बीच की सारी दूरियां मिटती चली गई थी।
मैं दक्ष की मजबूत बाहों में समाती चली गई। दक्ष की संगत में गुजरे पल मेरे लिए बहुत कीमती थे, या यूं कहिए कि उसने उन लम्हों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया था। उसके संगत को पाकर मैं बहुत खुश थी। सुबह मेरी आंख चिड़ियों की चहचहाहट से खुली थी। कमरे में रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और कमरे में आने वाली गुलाबों की खुशबू अब तक मुझे अपने जादू में ली हुई थी। रात दक्ष की संगत का ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई थी। लेकिन जैसे ही मैं करवट बदली, मेरे बराबर वाली जगह बिल्कुल खाली थी। मैं एकदम से उठ बैठी। क्या मैं काफी देर तक सोई रही और दक्ष उठकर चला भी गया? कितनी बुरी बात है कि ससुराल में पहला दिन है और मैं अब तक सोई पड़ी हूँ। यहाँ तक कि दक्ष भी ना जाने कब का उठकर जा चुका था। मुझे आज बहुत शर्मिंदगी आ रही थी। मुझे दक्ष से भी शिकायत थी। दक्ष को चाहिए था कि वह मुझे जगा देता। मैं यह सोचते हुए जब घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो सुबह के 7 बज रहे थे। अब मुझे कुछ उलझन सी होने लगी। इतना वक्त तो नहीं हुआ था कि दक्ष मेरे पास से उठकर चला जाता। खैर, मैंने अपने बिखरे बालों को समेटे और जूरे में कैद किया। धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद ही गायब हो चुकी थी। दक्ष सुबह कहाँ गया था? खैर, ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। मैं यूं उठकर बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए कमरे में बैठी दक्ष का इंतजार करती रही। 9 बजे के करीब मुझे कुछ बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास हॉल में बैठी हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कहीं से आई हो। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, आओ जीवा बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं धीरे से चलती हुई उनके पास गई और उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिया और फिर उनके पास बैठ गई। मेरी सास कहने लगी, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए दक्ष मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। यह सुनकर मैं समझ गई थी कि दक्ष कमरे में क्यों नहीं था। लेकिन अपनी सास की अगली बात ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मेरी सास कहने लगी, जीवा बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। असल में जब रात को मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में बैठाकर बाहर निकली तो मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी थी, इसलिए पूरी रात हॉस्पिटल में ही गुजर गई। अभी हम लोग वापस लौटे हैं। तुम भी क्या सोच रही होगी कि शादी की रात भी पति कमरे में नहीं आया था। अपनी सास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में तो धमाके से होने लगे थे। अगर दक्ष हॉस्पिटल में था तो फिर रात को मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था? मेरा यूं था कि दिल धड़कना भूल गया हो। मुझे लगा मेरे घबराहट के मारे दम घुट जाएगा। फिर मैं किसके साथ रात बिताई थी? कौन था वह इंसान जो दक्ष का नाम लेकर मेरे साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेल चुका था? मुझे लगा कि मैं भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी हॉल में दक्ष दाखिल हुआ था। मुझे देखकर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। मेरी सास ने कहा, लो आ गया दक्ष। दक्ष ने मुझे हेलो किया तो मेरे दिमाग में घंटियां सी बजने लगी थी। यह आवाज़ वह आवाज़ तो नहीं थी जिसे रात भर मेरे कानों में मोहब्बत भरी बातों का रसगोला था। फिर मेरा दिल यूं हो गया था कि धड़कना भूल गया था। अब मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरा दिल ऐसा था जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। दक्ष कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, सॉरी डियर, बहुत कुछ सोचा था शादी की पहली रात को लेकर, लेकिन मम्मी की अचानक से तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। मुझे अचानक से जाना पड़ गया, लेकिन मैं अपनी बहन से कह कर गया था कि तुम्हें बता दे कि मुझे देर हो जाएगी। टीना ने तुम्हें बताया नहीं? दक्ष मुझसे बात कर रहा था और मैं बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। उसे वाकई बहुत देर हो गई थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। शायद बर्दाश्त मेरे बस की बात नहीं थी। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने ना में सर हिला दिया। मेरे कमरे में मेरी ननद नहीं आई थी, ना ही उसने मुझे ऐसा कुछ बताया था। दक्ष कहने लगा, वह लड़की भी ना बड़ी भुलक्कर है, भूल गई होगी। अच्छा प्लीज रो मत, मुझे अंदाजा है रात भर तुम परेशान रही होगी। एक लड़की के लिए यह रात बहुत ही अहमियत रखती है, और जब उसका पति पूरी रात कमरे में ना आए और वजह भी उसे मालूम ना हो तो और भी परेशानी की बात होती है। दक्ष बहुत ही शर्मिंदगी से मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं क्या बताती कि जो तकलीफ मुझ पर गुजरी है मैं तो उसे शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही थी। दक्ष मेरे बहुत करीब आ गया था। दक्ष की आंखों में एक नशा उतरने लगा था। इससे पहले कि दक्ष मेरे करीब आता और कोई और हरकत करता, मैंने उसे पीछे को धक्का दिया था। बहुत कुछ गलत हो चुका था। अचानक ही मैं फूट फूट कर रोने लगी तो मेरे रोने से दक्ष परेशान हो गया था और कहने लगा,
अंदाजा नहीं था कि टीना तुम्हें नहीं बताएगी। दक्ष ने मुझे मनाने की कोशिश करते हुए मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे करंट सा लगा हो। मैं फौरन से उसके हाथों से अपने दोनों हाथ खींच लिए थे। मुझे अब हर चीज़ से डर महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि दक्ष से भी। मेरी हालत बड़ी अजीबोगरीब सी हो चुकी थी। वह मुझे देखकर परेशान होने लगा। मैंने कहा, मुझसे दूर रहो। वह मेरी इस बात को मेरी नाराज़गी समझने लगा। मैं यह सोच रही थी कि अगर दक्ष रात को मेरे पास नहीं आया था तो कौन आया था। दक्ष कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम करो, मेरी ही गलती है, मुझे खुद आकर तुम्हें बताना चाहिए था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मेरी हालत अब और भी खराब होने लगी थी। मेरे कानों में रात की सरगोशियां सुनाई देने लगी। वही प्यार भरी बातें, वही जादू भरे शब्द। मेरा पूरा शरीर कांप कर रह गया था। मेरे लिए तो यह सब कुछ सहना किसी मौत के बराबर था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए ताकि वह सरगोशियां बंद हो सके जो किसी गैर मर्द की थी। मुझसे यह पाप कैसे हो गया? मैंने अपने पति दक्ष को धोखा दिया है। मैं यह सहन नहीं कर पा रही थी। यह क्या हो गया था? कैसे कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ था? कैसे उसने अंधेरे का फायदा उठाया था? मैं क्या कहूंगी दक्ष से? मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? अगर मैं चुप रहती तो एक पाप की तलवार मेरे सर पर सवार रहती जो मुझे पल पल मार रही थी। और अगर मैं सब कुछ दक्ष को बता देती तो वह कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करता। यही समझता कि मैं मायके से ही बरकिरदारी का दाग लेकर ससुराल आई हूँ। मैं दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक और बात का टेंशन मुझे हो रहा था कि जब रात को दक्ष मेरे करीब आएगा तो शायद वह समझ जाएगा कि मैं कुंवारी नहीं हूँ। मैं पहले ही अपना कुंवारापन लुटा चुकी हूँ। इस सोच के आते ही मेरा दिल कांप उठा था। मैंने दक्ष के अलावा अपनी जिंदगी में कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। दक्ष मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। मैं उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और दिल ही दिल में उससे मोहब्बत भी कर बैठी थी। लेकिन वह कौन घटिया इंसान था जिसने एक ही रात में मुझे मेरे जीने का हक तक छीन लिया था। मैंने अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं रोए जा रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे जब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। मेरी ननद टीना कहने लगी, भाभी आओ आकर नाश्ता कर लो। टीना दक्ष की छोटी बहन थी। सिर्फ यह 2 ही भाई बहन थे और तो घर में कोई दूसरा मर्द था ही नहीं जो मेरे साथ यह घिनौना खेल खेलता। आखिर यह किसने किया था? यही एक सवाल मेरी जान ले रहा था। मैं उठकर वॉशरूम चली गई, अपना मुंह हाथ धोया और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते पर दक्ष और टीना ही थे, मेरी सास नहीं थी। शायद तबीयत खराब की वजह से वह सो रही थी। मैं दक्ष के बराबर में बैठ गई। वह अपनी बहन को डांट रहा था कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया कि मैं आज रात कमरे में नहीं आऊँगा। टीना कहने लगी कि मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सोने के लिए लेट गई और मुझे नींद आ गई। वही मुझ पर एक और बात का भी खुलासा हुआ। टीना कहने लगी, रात को हमारे घर की लाइट बंद हुई थी, हालांकि सारे मोहल्ले में लाइट जल रही थी। यह सुनकर मैं अवाक रह गई थी। टीना फिर से कहने लगी, भाई मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि हमारे घर की लाइट कैसे बंद हो गई। पूरी रात लाइट बंद रही और जब सुबह मेरी आंख खुली तो लाइट मैंने चेक की तो अपने घर का मेन स्विच किसी ने ऑफ किया हुआ था। पता नहीं किसने यह सब किया था। इस अंधेरे में ही मेरा सब कुछ तो लुट गया था। दक्ष टीना की बात सुनकर पहले तो कुछ सोचने लगा, फिर बोला कि हो सकता है कि मेरे दोस्तों में से किसी ने शरारत की हो, यूं ही अपने घरों को जाते हुए मेन स्विच ऑफ कर गए हो। यह कहकर दक्ष ने बात खत्म कर दी। मैं नाश्ता करके कमरे में आ गई। इसी बात की सोच विचार कर रही थी कि मेरे साथ यह घिनौना खेल खेलने वाला कौन था कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो अननोन नंबर था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया मेरे होश उड़ गए थे। वही आदमी था। कहने लगा, कैसी हो जीवा? उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा था। उसके पास मेरा नंबर भी था। आखिर कौन था वह? मैं बेहद घबरा गई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर वह ठहाका लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, अब भी यह पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मेरे साथ रात गुजारी थी, भूल गई क्या? मुझे तो अभी भी कोई सुनहरा सपना लग रहा था। सच्ची डियर, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आई। दिल खुश हो गया था मेरा। कहो तो कल की मुलाकात आज फिर से दोहरा दूं। यह सुनकर मेरे कानों में घंटियां सी बजने लगी थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मेरी बात पर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगा।
कहने लगा, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मैं पागल हो गया था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। वह दक्ष भी ना, कितनी अच्छी किस्मत पाई है उसने। हालांकि मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन दक्ष के आगे थोड़ा कम लगता हूँ। उसकी इस तरह की बातें और मैं नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। हो सकता था वह आदमी, जिसे मेरा फ़ोन नंबर तक मालूम है, कितनी बेहूदगी से अपने इस घटिया खेल का पर्दाफाश कर रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि शायद मैं अपनी तकलीफ़ों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। पूरा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा था, लेकिन रात को मुझे फिर से इस नंबर से एक मैसेज आया कि अगर तुमने दक्ष को अपने करीब आने दिया तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोलकर रख दूंगा और दक्ष से कह दूंगा कि मेरा इस लड़की से शादी से पहले ही चक्कर है और इस लड़की के साथ मेरे हर तरह के संबंध है। यार, तुम मेरे दिल को भा गई हो। जी चाहता है दोबारा तुम्हारे साथ वही प्यार भरे लम्हों को गुजारूं, इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। दक्ष को अपने करीब मत आने देना, वरना जो अंजाम होगा उसकी तुम ही जिम्मेदार होगी। वैसे एक बात बताओ जीवा, उस रात मैंने तुम्हें कुछ तो कर दिया था ना? वह कहकर बहुत जोर से वह हंस पड़ा था। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था और मैंने फ़ोन कट कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस बात को मैंने दक्ष से अभी तक छुपाया हुआ था। वह मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, तलाक करवा देगा। मैं परेशान होकर रह गई थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन है। मैंने अपने अतीत को अपने दिमाग में खंगाल कर रख दिया था। मुझे ऐसा कोई भी लड़का याद नहीं आया था जो यूं मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था। उसके बाद उस लड़के ने मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो शायद उसने शादी की पहली रात में ले ली थी, जब मैं गहरी नींद में उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसने अपना चेहरा ब्लर कर दिया था और उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं कई बार यह सवाल दोहरा चुकी थी कि तुम कौन हो, क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जवाब में वह हंसने लगता। लेकिन यह राज भी बहुत देर तक राज नहीं रहा। दक्ष जब भी रात को आता, मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं किसी न किसी बहाने से उसे अपने से दूर कर देती, लेकिन जाहिर है वह मेरा पति था। कब तक मुझसे दूर रह सकता था? मेरे दिल में हर वक्त यह डर रहता कि अगर दक्ष मेरे करीब आया तो उसे पहली रात का सच मालूम हो जाएगा और वह मुझे तलाक दे देगा। और दूसरा डर यह था कि कहीं उस लड़के को पता चल गया तो कहीं वह दक्ष को मेरे बारे में झूठी खबर देकर मेरा घर बर्बाद कर देगा। एक औरत के लिए उसका घर बहुत अहमियत रखता है। उससे बढ़कर उसके लिए उसकी इज्जत होती है। अगर वह लड़का इस तरह की बातें फैलाकर मेरा घर बर्बाद कर देता तो मेरी इज्जत भी नीलाम हो जाती और फिर कोई भी औरत शादी के बाद तलाक नहीं चाहती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा दिल हर वक्त डरता रहता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मेरी ननद की मंगनी दक्ष के एक दोस्त से हो चुकी थी। एक दिन वह हमारे घर लंच पर आया। मेरी सास ने सुबह ही मुझसे कह दिया था कि दोपहर का खाना टीना का मंगेतर हमारे साथ ही खाएगा, इसलिए मैंने खाने की सारी तैयारी कर रखी थी। दोपहर को जब टीना का मंगेतर समर आया तो मैं किचन में बिजी थी। टीना भी मेरे साथ खाने में मेरी हेल्प करवा रही थी। जब सब कुछ तैयार हो गया था तो कहने लगी, भाभी प्लीज़ समर के सामने यह मत कहना कि खाना आपने बनाया है, बस यही कहना कि टीना ने बनाया है, मेरी ज़रा वैल्यू बढ़ जाएगी। वह हर बार मेरे खानों में कमी निकालता है। टीना की हालत मैं समझ सकती थी। हर लड़की की बस यही तो इच्छा होती है कि उसकी बनाई हुई चीज़ की तारीफ उसका पति ज़रूर करे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, कह दूंगी। वह खुश हो गई। जैसे ही मैंने खाना टेबल पर लगाया, समर सामने ही बैठा था। मैंने उसे हेलो किया तो उसने सर हिला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ मेरा दिल धड़कना भूल गया था। खाने की टेबल पर सब बैठ चुके थे। ना जाने क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे समर मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हुई थी। मैं टेबल पर बैठ गई और खाने का पहला निवाला लेने लगी। उसने कहा, खाना बहुत ही टेस्टी बना है, यकीनन टीना ने नहीं बनाया होगा। टीना ने कहा, मैंने ही बनाया है, शक है तो भाभी से पूछ लो। मैं खाना खा रही थी, लेकिन समर की आवाज़ सुनकर मेरा निवाला मेरे हाथ में ही रह गया था। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में जो कुछ मैंने देखा था मेरी जान निकलने के लिए काफ़ी था। वह बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मुझे ही देख रहा था। मुझे लगा जैसे मैं सांस लेना भूल गई हूँ। यह आवाज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसकी सरगोशी ने तो मेरी नींदें उड़ा कर रख दी थी। मेरे दिल का चैन सुकून सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। समर कहने लगा, खाना इतने मज़े का है
कि दिल कर रहा है कि बनाने वाले का हाथ चूम लूं। वह लगातार मेरी ही तरफ देखकर बोल रहा था और इस अंदाज में जो अंदाज उसकी पहली रात था। मेरी सास उसके बराबर ही बैठी थी। उन्होंने उसकी कमर पर थपकी लगाकर कहा कि शर्म करो। उसके हंसने बोलने का अंदाज मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे कान धोखा खा सकते हैं। वह वही इंसान था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मेरा जी चाहा कि मैं जमीन के अंदर समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ननद का होने वाला पति मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। मैंने तो आज तक उसे पहले कभी देखा तक नहीं था, जानती भी नहीं थी। फिर क्यों उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। खाना बीच में ही छोड़कर मैं वहां से वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि कल दोपहर को एक होटल के कमरे में पहुंच जाओ, वरना मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। मैं मोबाइल बंद कर दी और अपना सर अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिया। मैं यह पाप नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच बोल देती तो मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। मैं इस वक्त बहुत ही परेशानी में घिरी हुई थी कि मैं होटल के कमरे में जाऊं या ना जाऊं। रात को जब दक्ष मेरे कमरे में आया तो उसकी आंखों में मदहोशियां भरी हुई थी। वह मेरे बहुत करीब आ गया था। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। कहने लगा, जीवा, अब मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता। क्यों तुम मुझसे दूर भागती हो? इतना तो मत तड़पाओ। लेकिन मैंने उससे अपने हाथ खींच लिए। मेरी हरकत पर वह हैरान हुआ था। कहने लगा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्यों मुझसे दूर भागती हो? ठीक है कि शादी की रात मैं अपनी माँ की वजह से हॉस्पिटल चला गया था। तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन इस बात की सजा तुम कब तक मुझे दोगी? मैं चुप और खामोश थी। क्या जवाब देती कि मैं कैसी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। पता नहीं हुआ मेरी बात का विश्वास करता भी या ना करता। मैंने कहा, दक्ष, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मेरे सवाल पर वह मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब? मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे प्यार करने का मौका ही नहीं दिया। वह मेरे बहुत करीब आकर मेरे कानों में सरगोशी करने लगा। वह शायद शरारत के मूड में था, लेकिन मैं बहुत ही शांति से मैंने कहा कि आपको समर कैसा लगता है? मेरे सवाल पर वह कहने लगा कि हम दोनों के बीच में यह समर कहाँ से आ टपका? मैंने कहा, मुझे बताओ कि वह कैसा लड़का है? दक्ष कहने लगा, अच्छा है और मेरा दोस्त है। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। वह भी अपने माँ बाप का इकलौता है। कुछ अय्यास टाइप का है, लेकिन जाहिर है लड़के ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद वह खुद ही सुधर जाएगा। मैंने कहा कि मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी बात सुनकर दक्ष के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, आज तो यह कह दिया, आगे मत कहना, और मम्मी और टीना के सामने तो बिल्कुल भी मत कहना। मम्मी समर को बहुत चाहती है और अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर चुकी है। मम्मी को उससे बहुत मोहब्बत है। मैं बहुत हिम्मत जमा कर रखी थी कि मैं दक्ष से बात करूंगी, लेकिन मैं खामोश हो गई। अगले दिन मैं होटल गई तो समर पहले से ही कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, देख लो, आखिर आ ही गई। मैं जानता था कि तुम्हें आना ही था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ यह सब कुछ किया? समर कहने लगा कि मैंने पहली बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा था तो मैं देखता ही रह गया। बस मेरा दिल तुम पर आ गया, इसलिए मैंने टीना की माँ के खाने में एक ऐसी चीज डालकर दे दी जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। मजबूरी में दक्ष को उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा और फिर मैंने मेन स्विच ऑफ किया और तुम्हारे कमरे में आ गया। टीना की नज़र में मैं घर से जा चुका था। मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाए वह मुमकिन ही नहीं कि समर उसे छोड़ दे। वह अपनी हर बात मान रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसको देखा और होटल के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर दक्ष खड़ा था। मैं दक्ष को अपने साथ ही लाई थी ताकि वह हकीकत जान जाए। मैंने सोच लिया था मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो, भले ही दक्ष मुझे तलाक दे दे, लेकिन समर को उसके गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इधर वह मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत करता, उधर वह टीना को धोखा दे रहा था। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई थी। टीना की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उस समय दक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। समर की तो रंगत ही उड़ गई थी। दक्ष ने समर को बहुत मारा और टीना का रिश्ता भी उससे तोड़ दिया और समर का मोबाइल लेकर उसमें से मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। दक्ष मेरे सामने शर्मिंदा था और मैं बेतहाशा रो रही थी। दक्ष कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ है और मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। दक्ष ने मुझे दिल से अपना लिया था।
हाँ, घर आकर मैं टीना को सारी सच्चाई ज़रूर बताई थी कि समर ने मेरे साथ क्या किया था। यह बताना ज़रूरी था। अगर मैं टीना को सच्चाई ना बताती तो टीना समर को अपने दिल से निकाल नहीं पाती। समर की सच्चाई जानकर टीना बहुत रोई थी। उसका दिल टूट गया था। लेकिन कम से कम इस बात का तो सुकून था कि टीना एक गलत इंसान से बच गई थी। दक्ष ने मुझे दिल से अपना लिया था और उस रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी जो मैंने दक्ष के साथ बिताई थी। मेरा पति मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद टीना की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई। उसके साथ टीना अपनी ससुराल में बहुत खुश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।